हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। वैसे आप सबको पता होगा, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से लॉकडाउन एक्सटेंड किए हैं 2 हफ्ते के लिए। वैसे ये 2 हफ्ते चाहे हम लोग के लिए बहुत मायने लगता है, क्योंकि जो भी स्टेप लेके लिया गया है हम लोग के लिए भलाई के लिए। तो पैनिक मत कीजिए, घर में रहिए, सेफ रहिए और कोरोना से दूर रहिए। और जो भी है तो जो दो अभी हफ्ता मिला है उसको बर्बाद मत कीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। आगे जितना भी एग्जाम आएगा उसमें आपका वो काम कर सकता है। ठीक है, वैसे ठीक है। मुझे लगता है कि जो मैं पिछला वीडियो में बताया था आप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं डाइस से एक्चुअल कॉन्सेप्ट आप सबको दे दिया था। और कितना टाइप के क्वेश्चन आता है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है आप सबको बता दिया था। ठीक है, वैसे आज का वीडियो हम क्या देखेंगे, जो हम पार्ट जो छोड़ दिए थे वो वाला पार्ट देखेंगे। वैसे क्वेश्चन में दो दो चीज छोड़ा था, आप सबको याद होगा या पता नहीं। एक में बोला था कि पहला टाइप था जो एनालिसिस था। एनालिसिस में 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, 2 डैश क्वेश्चन, 3 डैश क्वेश्चन और 4 डैश क्वेश्चन। वो एक वही था कि मैं 2 टाइप बताया था या फिर 2 डैश क्वेश्चन बताया था। 3 डैश एंड 4 डैश आप सबको नहीं बताया था। आज मैं बताने वाला हूँ वो वाला, एंड दूसरा पार्ट जो था अनफोल्डेड डाइस फॉर्मेट था, वो भी आप सबको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले ही मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख कर रखा हूँ, तो लिख दिया हूँ। आज थोड़ा एनालाइज करेंगे फिर से, और मैं आपको बताऊंगा कि जब 3 डाइस या फिर 4 डैश क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, वैसे लास्ट क्लास में हम जब देखे थे कि क्या 2 डैश क्वेश्चन के अगेन 3 फॉर्मेट आता था। एक था हमारा कुछ भी अगर फेस कॉमन नहीं होगा तो कैसे आंसर निकालेंगे। क्या आंसर निकालेंगे, कोई भी पर्टिकुलर फेस का आंसर कभी भी नहीं निकल सकता है, या फिर वहां पे मैं बोल सकता हूँ कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर। और मैं बताया था सिंगल कॉमन फेस और डबल कॉमन फेस। ठीक है, अगर एक फेस या फिर सिंगल फेस कॉमन दिया हुआ है तो जो फेस कॉमन दिया हुआ है वहीं से हमें रोटेट करना है सिक्वेंशियली। अगर देखना है हम लोग आइदर क्लॉकवाइज में रोटेट कर सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर सकते हैं। दूसरा था क्या, या फिर तीसरा कौन सा था, जो कि 2 कॉमन फेस था। 2 कॉमन फेस में क्या था, जो 2 फेस कॉमन आएगा उसको छोड़ने के बाद बाकी जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट टू ईच अदर हो जाएंगे। ठीक है, ये सब मैं बताया था। वैसे आज देखेंगे तो ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ, और 3 डैश और 4 डैश क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन में इसका आंसर निकाल रहा हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसे अगर पहला क्वेश्चन में मुझे मान लो दिया हुआ है विच फेस इज ऑपोजिट टू 3 निकालना है, विच फेस इज ऑपोजिट टू 3। जब यहाँ पे मुझे 3 का ऑपोजिट फेस निकालना है, आप सबको याद होगा, देखिए यहाँ पे मैं कितना दिया हूँ, 2 डैश दिया हूँ। 2 डैश क्वेश्चन में 3 का ऑपोजिट निकालना है, या फिर मेरा क्वेश्चन है कि विच फेस इज ऑपोजिट टू 5 यहाँ पे पूछा है। तो क्या करना दोस्तों, जब 5 यहाँ पे पूछा है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, 5 मीन्स यहाँ पे इनविजिबल आ गया 5। जब इनविजिबल फेस का मुझे आंसर निकालने के लिए यहाँ पे पूछता है, तो क्या होगा, इनविजिबल फेस इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द कॉमन फेस। मतलब यहाँ पे कॉमन कौन है, 3, तो 3 का ऑपोजिट कौन बन जाएगा, 5। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबको समझ में आया मैं जो बोला, ऑलवेज द कॉमन फेस इज ऑपोजिट टू द इनविजिबल फेस इन सिंगल कॉमन फेस। ठीक है, तो वैसे 3 इज ऑपोजिट टू 5। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि विच फेस इज ऑपोजिट टू 4, तो हमें आंसर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे कितना फेस कॉमन है, 3, तो 3 से हम रोटेट करते हैं सिक्वेंशियली, आइदर क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज। मान लो अगर मैं क्लॉकवाइज में रोटेट करता तो 3 4 6 ऐसे आता मेरा, 3 4 6। दूसरा में कितना आता, 3 2 1, 3 2 1, तो मेरा 6 का क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा ऑपोजिट, और 4 के लिए क्या ऑपोजिट हो जाएगा, 2। ठीक है, और 3 के लिए ऑपोजिट क्या बन जाता, 5। ऐसे हम लोग आंसर निकाल पाते। ठीक है, ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन। जब लास्ट क्लास का वीडियो था वहां पे बताया था कि कैसे कॉन्सेप्चुअली हमको समझना है। आज का मेन पार्ट है कि मुझे समझना है कि 3 डैश क्वेश्चन अगर 3 डैश दिया रहेगा या फिर 4 डैश क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसे कैसे हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए फिर से, इसको थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ। मुझे आशा करता हूँ कि ये सब आप सबको समझ में आया होगा अभी जो बताया है। बाकी बचा ये 3 क्वेश्चन, इसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। जब आपका 3 डैश या फिर 4 डैश क्वेश्चन आता है, वहां पे क्या करना होता है हम लोग को, एक सीक्वेंस यहाँ पे कंसिडर करना होता है। क्या सीक्वेंस, पहले एक कंडीशन देखेंगे, अगर वो कंडीशन में आंसर निकल गया तो सही है, अगर नहीं निकला तो दूसरा कंडीशन जाएंगे, अगर दूसरा कंडीशन में भी नहीं निकला तो तीसरा कंडीशन में जाएंगे। हम 3 कंडीशन सीक्वेंशियली कंसीडर करेंगे।
यहाँ पे प्रेफरेंस के हिसाब से थोड़ा चलेंगे, अदरवाइज हमारा आंसर मोर देन वन आंसर भी आ सकता है कभी कभी, ठीक है। इसीलिए परफेक्ट आंसर चुनने के लिए एक सीक्वेंस या फिर प्रोसीजर मुझे फॉलो करना होता है। पहला सीक्वेंस या फिर पहला कंडीशन क्या है, याद रखिए, कभी भी टारगेट फेस जो दिया रहेगा, टारगेट फेस का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा विच फेस इज अपोजिट टू टू, क्वेश्चन नंबर 2 पे विच फेस इज अपोजिट टू टू, इसका मतलब यहाँ पे टारगेट फेस 2 है, ठीक है। तो पहला पार्ट में करना क्या है, जो भी टारगेट फेस दिया रहता है, टारगेट फेस का 4 एडजेसेंट फेसेस ढूंढना है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, एक डाइस में 6 फेस होता है, अगर कोई एक फेस में कंसीडर कर लेता तो बाकी का जो बचा 5 उसमें से एक होगा उसका ऑपोजिट, बाकी 4 जो डाइस जो सॉरी 4 फेसेस जो आते हैं उसका चारों तरफ रहते हैं, वो हुआ मेरा एडजेसेंट फेसेस। यहाँ पे अगर टू टारगेट फेस मेरा 2 है, यहाँ पे पूछता है कि विच फेस इज अपोजिट टू 2, इसका मतलब 2 को कंसीडर करो, बाकी 4 एडजेसेंट फेसेस ढूंढ लो। कैसे ढूंढना है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 है, 2 के पास कौन है, 6 और 3, इसका मतलब यहाँ पे एडजेसेंट फेसेस कितना मिला, 6 और 3, और कहीं पे 2 है क्या, 2 नहीं, इसका मतलब मुझे 4 चाहिए था लेकिन मिला कितना, 2 मिला, 2 मिलने पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर 4 मिल जाता तो बाकी का जो बचा फेस उसका ऑपोजिट हो जाता, ठीक है, समझ में आया। तो ये था मेरा पहला पॉइंट, क्या, जो भी टारगेट फेस पूछता है उसका पहले 4 एडजेसेंट फेस आप निकाल लीजिए, अगर निकल गया तो बाकी का जो बचा उसका ऑपोजिट हो जाएगा। यहां पे नहीं बचता है तो क्या करेंगे, ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट में चलते। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, टारगेट, ये पहला पार्ट था 4 एडजेसेंट फेसेस ढूंढने के लिए, अगर नहीं मिलता है तो देन गो फॉर 2 कॉमन फेस कंडीशन। 2 कॉमन फेस कंडीशन, 2 कॉमन फेस कंडीशन क्या होता है, यहां पे ध्यान दीजिए, जब 2 कॉमन फेस का कंडीशन आता है, आप सबको याद होगा, अगर 2 डाइस में ऐसे तुम्हारा दिया है कि 2 फेसेस कॉमन है एट टाइम, इसका मतलब इसका तो तीसरा पार्ट या फिर तीसरा फेस और दूसरे डाइस का तीसरा फेस, वो दोनों आपस में क्या बन जाते थे, ऑपोजिट। वैसे ही यहां पे देखना, जो भी टारगेट फेस है, टारगेट फेस के पास कौन सा सेट ऐसा है जो कि फिर से अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे 2 के पास, 2 मेरा टारगेट फेस है, 2 के पास कौन कौन है, यहाँ पे 3 और 6 है, इसका मतलब मुझे अगर कहीं दूसरी जगह पे भी 3 और 6 मिल जाता है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए 3 और 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 का भी 2 के पास कौन कौन है, 3 और 6, अभी यहाँ पे भी 3 और 6, मतलब 3 और 6 बाद जाने के बाद 2 का अपोजिट क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अभी समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या बन जाएगा, 5। अगर यहाँ पे आप एक क्वेश्चन मुझे पूछते हैं, देन यहाँ पे एक क्वेश्चन भी मैं भी राइज करने वाला हूँ, तो देखिए थोड़ा, अगर आप मुझे कोई पूछता है सर यहाँ पे तो 5 और 3 कॉमन है, ये क्यों नहीं लेंगे, बहुत इजी का, बहुत अच्छा सवाल है ये, कि अगर 5 और 3 कॉमन ले लेंगे तो 6 का अपोजिट 4 निकल जाएगा, लेकिन मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2 का अपोजिट निकालना है, इसीलिए जहां पे 2 हो उसी का जो एडजेसेंट सेट को कंसीडर कर लेना। यहाँ पे 2 नहीं है तो 5 और 6 या फिर 5 और 3 में कंसीडर नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पे 2 है मतलब 6 और 3 को मुझे कंसीडर करना है और यही सेट ढूंढना है। यहाँ पे देखिए 6 और 3 है, इसका मतलब क्या होगा, 3 और 6, 3 6 का जाने के बाद 2 बच जाएगा, किसके साथ अपोजिट हो जाएगा, 5 के साथ। समझ में आया ये वाला। तो यहाँ पे मुझे डबल फेसेस में मुझे आंसर मिल गया। अगर डबल फेस में इसमें से भी आंसर नहीं निकाल पाते तो क्या करते हैं, एक सिंगल फेस, ये तीसरा पॉइंट है, एक सिंगल कॉमन फेस कंसीडर कर लेते और वहां से हम लोग आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लेते, ठीक है। ध्यान दीजिए, आगे इसमें से क्वेश्चन में निकालूंगा, ठीक है। ओके, अभी तीसरा क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला पार्ट मुझे यहाँ पे अगर मान लो क्वेश्चन पूछा विच फेस इज अपोजिट टू 4, विच फेस इज अपोजिट टू 4, यहाँ पे आंसर निकालेंगे। कैसे आंसर निकालेंगे, पहला कंडीशन क्या देखना होगा कि मुझे 4 एडजेसेंट फेसेस ढूंढना है, तो वैसे 4 का एडजेसेंट फेसेस कौन है, यहाँ पे 1 है 2 है, मतलब 4 एडजेसेंट फेस ढूंढने में पहले मुझे मिला 1 और 2, यहाँ पे 4 के पास कौन है, 2 और 6, 2 और 6, और यहाँ पे 4 के पास कौन मिला, 5 और 6, मतलब यहाँ पे 5 मिल गया। तो अभी 1 2 6 5 ये 4 बन गए, कौन, 4 का एडजेसेंट फेस बन गए, इसका मतलब बचा कौन, 3, तो 4 का ऑपोजिट कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। अच्छे से ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पूछना है विच फेस इज अपोजिट टू 4, देन 4 के पास यहाँ पे कौन है, 1 2, 2 मिल गया,
फिर से 4 के पास कौन है 6 2, मतलब 2 मिल गया। फिर से 4 के पास कौन है 5 6, इसका मतलब फिर से मुझे 2 मिल गया। मतलब 1 2 6 5 जनरली उसका 4 एडजेसेंट फेसेस है, इसीलिए 4 का ऑपोजिट कौन बन जाएगा 3। समझ में आया आपको? ओके, अभी मैं इसी को थोड़ा चेंज करके पूछता हूँ, विच फेस इज ऑपोजिट टू 6, विच फेस इज ऑपोजिट टू 6। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर 6 का मुझे ऑपोजिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फिर से चेक करेंगे। ओके, अभी 6 का अगर मुझे एडजेसेंट फेस ढूंढना है तो 6 के पास यहाँ पे कौन है 5 और 4, 5 है 4 है। यहाँ पे 6 के पास कौन है 4 है 2 है, 4 तो यहाँ पे है ऑलरेडी 2 है, और यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 6 नहीं है, मतलब मुझे सिर्फ 3 एडजेसेंट फेसेस मिल रहे हैं। अगर मुझे 3 एडजेसेंट फेसेस मिल रहे हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे जाना होगा दूसरा फेज में या फिर दूसरा पार्ट में। पहले तो मुझे यहाँ पे नहीं मिला क्योंकि मुझे 4 एडजेसेंट फेस नहीं मिला, तो दूसरा पार्ट में जाने में देखते हैं क्या लेना होगा, मुझे डबल कॉमन फेस लेना होगा। अगर डबल कॉमन फेस लेना होगा तो यहाँ पे मेरा 6 है, 6 के पास कौन है 5 और 4, यहाँ पे 6 के पास कौन है 4 और 2, मतलब मुझे यहाँ पे 2 सेट मिल रहा है। तो पहला सेट 5 4, दूसरा सेट 4 2। अगर कहीं पे भी जो यहाँ पे जो 2 बचा है, इसमें से कहीं पे भी आइदर 4 2 या फिर 4 5 एट ए टाइम कॉमन आ जाएगा तो वो उसका ऑपोजिट बन जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो 4 2 नहीं है या फिर 4 5 भी नहीं है, तो इसमें से कुछ भी मुझे नहीं मिल सकता है। इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे 4 2 है, यहाँ पे 4 2 है, मतलब 4 2 और 4 2 में कॉमन निकाल सकता हूं। अगर 4 2 में कॉमन निकाल लिया तो बाकी बचा क्या, यहाँ पे 1, यहाँ पे कौन 6, तो 1 विल बी ऑपोजिट टू 6। समझ में आया आपको? पहले मैं लिया एडजेसेंट फेसेस ढूंढने के लिए, नहीं मिला तो दूसरा जाता हूं मैं क्या 2 कॉमन फेस ढूंढने के लिए। अगर वहां पे भी नहीं मिला तब मुझे क्या करना होगा, सिंगल कॉमन फेस निकालना होगा। ठीक है, अब तो लास्ट वाला क्वेश्चन में देखते हैं इसको कैसे आंसर निकालेंगे। मान लो यहाँ पे भी मैं आंसर निकालने वाला हूं, विच फेस इज ऑपोजिट टू 2। ठीक है, विच फेस इज ऑपोजिट टू 2। वैसे पहले पार्ट में क्या करूंगा, 4 एडजेसेंट फेस ढूंढने वाला हूं। अभी 2 के पास कौन है 6 और 4, 6 4। अभी यहाँ पे 2 के पास कौन है 3 और 4, 3 और 4। तो अगेन यहाँ पे 2 के पास कौन है 5 और 6, 5 और 6, मतलब 5 मिल गया, 6 मिल गया, 4 मिल गया, 3 मिल गया, तो बचा कौन 1। तो 2 इज ऑपोजिट टू 1, ऐसे मैं बोल सकता हूं। अगर मान लो ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया, ये पहले पार्ट में आंसर निकल गया। अगर ये नहीं देता, लास्ट वन नहीं दिया है, देन आंसर निकालने के लिए बोला है विच फेस ऑपोजिट टू। अभी 2 के लिए आंसर कैसे निकालेंगे, 2 का ऑपोजिट, 2 का एडिशन कौन आ रहा है 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 4। यहाँ पे 2 का एडिशन कौन है 3 4, 4 इज ऑलरेडी देयर 3, और 2 के पास और 2 है क्या, नहीं है, मतलब यहाँ पे मुझे 3 मिलते हैं। अगर 3 मिलते हैं तो आंसर नहीं होगा। वैसे अभी दूसरा पार्ट देखेंगे, 2 कॉमन फेसेस, 2 कॉमन फेसेस मुझे ढूंढना होगा। 2 के पास कौन है 6 4 है, 6 4, 6 4 और कहीं पे कॉमन है क्या, यहाँ पे नहीं है, मतलब 2 कॉमन फेस भी मुझे आंसर नहीं मिल पाते। तो क्या करना होगा, सिंगल कॉमन फेस मुझे कंसीडर करना होगा। सिंगल कॉमन फेस मतलब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 2 4 नहीं होगा, तो यहाँ पे ये दोनों कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, अगर ये दोनों मैं कंसीडर कर लेता हूं, वैसे यहाँ पे भी 2 3 4, 2 3 4 5 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूं 2, हाँ ऐसे हो सकता है 2 3 4 2 3 5 4, मतलब 2 3 4, ये 3 4 जाने के बाद 2 का अपोजिट कौन मिल जाएगा 5, 3 4 और 3 4 यहाँ पे जाने के बाद मुझे 2 का अपोजिट कौन मिल जाएगा, 2 का अपोजिट 5 मिल जाएगा। मैं ऐसे आंसर निकाल सकता हूं। ठीक है, समझ में आया? ये था मेरा बेसिक पार्ट था जो कि आपका क्वेश्चन में बता रहा था। ये अगर आपको समझ में आ गया तो बिना देखे क्वेश्चन पेपर, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप आंसर निकाल पाएंगे। तो ये था मेरा पूरा बेसिक स्ट्रक्चर्स डाइस को लेके। ये एनालिसिस पार्ट का है, और ये एनालिसिस पार्ट आपका बेसिकली एसएससी एग्जाम हुआ, रेलवे एग्जाम हुआ या फिर टीचर ट्रेनिंग एग्जाम हुआ, वहां पे जनरली पूछता रहता है। ठीक है, इसको तरह ध्यान देना है, और ये वाला पार्ट कभी मत एग्जाम में छोड़ना, बहुत इजी आता है, और मैं गारंटी देके बता सकता हूँ आप बिना देखे इसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, ये था टोटली मेरा क्या एनालिसिस पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या देखेंगे, डाइस में 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। पहला है हमारा एनालिसिस पार्ट, दूसरा है क्या अनफोल्डेड डाइस फॉर्मेट। अनफोल्डेड डाइस फॉर्मेट मतलब क्या है, मान लो जैसे कि एक मैं मोबाइल खरीदा हूं, मोबाइल खरीदने पे मेरा क्या है, एक बॉक्स मिलता है, बॉक्स का 6 साइड रहता है। अगर 6 के 6 को साइड को मैं खोल देता हूँ,
वो एक अनफोल्डेड फॉर्मेट में होता है, ठीक है। वैसे अगर मैं फिर से उसको सजा के अगर फोल्ड करता हूं तो वो कैसे बनेगा, ठीक है। यही होता है मेरा अनफोल्डेड डाइस फॉर्मेट, ठीक है। ये सब ध्यान में आया, इसको ध्यान में रखना, इजी है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से देखना सिर्फ। अगर देखता हूं मैं कि अनफोल्डेड डाइस फॉर्मेट, देखिए यहाँ पे बेसिकली तो दो टाइप में क्वेश्चन पूछता है। अनफोल्डेड डाइस फॉर्मेट, यहाँ पे मैं बोल सकता हूं अनफोल्डेड डाइस, या फिर उसको मैं बोल सकता हूं डाइस फॉर्मेशन, डाइस फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो मुझे जनरली दो टाइप का क्वेश्चन मिलता है यहाँ पे। पहला पार्ट कि ऐसे मान लो दिया है ऐसे दिया हुआ है, और दूसरा पार्ट ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, इसको थोड़ा लैंडस्केप फॉर्मेट में देख सकता है, ऐसे उल्टा कर सकता है, ये वाले ऐसे उल्टा कर सकता है, वहां पे कभी मत डालना या फिर कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैं कुछ दिया हूं 2 5 6 4 1 3 ऐसे दिया हूं, ठीक है। अगर ये वाला भी मैं अगर देखता हूं तो 2 6 5 4 1 3 ऐसे दिया हूं, ठीक है। तो अगर ऐसे तुम्हारा अनफोल्डेड फॉर्मेट है, यहाँ पे मुझे एक चीज पता लगाना है, अनफोल्डेड फॉर्मेट को अगर मैं फोल्ड करता हूं तो वो फोल्डिंग फॉर्मेट में कौन किसका अपोजिट में आएगा, ये मुझे पहले जान लेना है। अगर ये जान लेंगे तो हम लोग का क्वेश्चन से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए, जब अनफोल्डेड फॉर्मेट होता है, जब फोल्ड करेंगे तो हमेशा ये जब फॉर्मेट दिया रहता है, पहला फॉर्मेट में आपका लेफ्ट साइड ऑलवेज अपोजिट टू राइट साइड, मतलब 5 3 से हमेशा अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे मान लो 1 होता है, यहाँ पे 6 होता है, तो 1 अपोजिट टू 6 हो जाता है। जो भी नंबरिंग दिया रहेगा, लेफ्ट साइड फेस इज ऑलवेज अपोजिट टू द राइट साइड फेस। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 5 इज अपोजिट टू 3। और एक बात ध्यान देना, यहाँ पे ये जो 4 वाला स्टैक है, 4 फेसेस वाला स्टैक है, उसमें से क्या करना, अल्टरनेट फेस कंसीडर कर लेना। मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ तो पहला फेस तीसरा फेस में, दूसरा फेस चौथा फेस में अपोजिट होता है। मतलब अगर नंबरिंग देखेंगे तो यहाँ पे 2 इज अपोजिट टू 4 और 6 इज अपोजिट टू 1। ये हुआ मेरा अपोजिट फेसेस। हमेशा याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अपोजिट, पहला वाला फेस थर्ड वाला फेस में, दूसरा वाला फेस फोर्थ वाला फेस में। ये हुआ मेरा पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये अगर ये ऐसे तुम्हारा फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछता है, हमेशा याद रखना, ये वाला पहला स्टैक में फर्स्ट एंड थर्ड अपोजिट बन जाएंगे, दूसरा स्टैक में भी फर्स्ट एंड थर्ड अपोजिट बन जाएंगे, और ये जो बचा मिडिल वाला और ये जो बचा मिडिल वाला, ये हमेशा अपोजिट बन जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना, ये थोड़ा क्या है, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ और लेफ्ट राइट अपोजिट। ऐसे यहाँ पे फर्स्ट थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट थर्ड, मिडिल वाला अपोजिट हो जाए। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है, मान लो क्वेश्चन ये ऐसे दिया रहेगा, ऑप्शन ये ऑलरेडी दिया रहेगा, ये वाला फॉर्मेट दिया रहेगा, ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी मान लो ऐसे दिया हूं, यहां पे दिया हूं 2 4 3 1 4 5 4 6 1 ऐसे मान लो दिया हुआ है, मुझे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। यहां पे बोला है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट व्हेन द अनफोल्डेड डाइस इज फोल्डेड इनटू 4 में डाइस। मतलब अगर इसको मैं फोल्ड करता हूं तो इसमें ये 3 से कौन सा डाइस फॉर्म होने वाला है। अगर मैं इसको देखता हूं तो यहाँ पे मुझे देखिए ऑप्शन है 2 4 3, यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, 2 4 अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे 2 और 4 क्या दिया हुआ है, एडजेसेंट दिया हुआ है, तो ये नहीं बन सकता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मुझे पता है कि 2 इज अपोजिट टू 4, 6 इज अपोजिट टू 1, 3 इज अपोजिट टू 5, लेकिन यहाँ पे 2 इज अपोजिट टू 4 दे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 इज एडिशन दिया हुआ है 4 के साथ, इसलिए ये नहीं बन पाएगा। वैसे 1 5 4 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कोई किसी का अपोजिट नहीं है, मतलब ये वाला एडिशन बन सकता है, ये वाला डाइस बन सकता है। और ऐसे 4 6 1 अगर देखता हूं तो 4 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, तो 6 और 1 यहाँ पे क्या है, अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे एडिशन दिए हुए हैं, ये वाला नहीं बनेगा।
तो यहाँ पे मुझे आंसर निकल गया ऑप्शन बी। अगर ये वाला पार्ट को देखता हूं तो 2 5 4 3 6 1, ये 4 3 ऑपोजिट थे लेकिन यहाँ पे एडिशन दिया हुआ है तो ये भी नहीं बन सकता है। वैसे 1 4 5 1 4 5 ये तीन ऑपोजिट बन सकते हैं, क्योंकि एडिशन बन सकते हैं क्योंकि 4 का ऑपोजिट 3 है, 1 का ऑपोजिट 6 है, 5 का ऑपोजिट 2 है, तो ये तीन तुम्हारा बन सकते हैं। ये वाला डाइस तुम्हारा सही डाइस आएगा, ठीक है। अगर इसको भी देखता हूं 4 6 1, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, मतलब 6 और 1 यहाँ पे ऑपोजिट है, लेकिन यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि एडिशन दिया हुआ है, तो ये वाला नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, तो दूसरा डाइस इसमें भी सही है, इसमें भी सही आता है। ये था मेरा डाइस फॉर्मेशन, और कुछ भी नहीं है डाइस फॉर्मेशन में। सिर्फ हमें याद रखना है कि जो फोल्डेड वाला फॉर्मेट होता है, अनफोल्डेड वाला फॉर्मेट होता है, इसमें कौन किससे ऑपोजिट होता है, उसमें से हमको पता लगाना है कि चाहे जो भी ऑपोजिट फेस अगर आपका कॉमन दिया रहेगा तो बेसिकली डेफिनेटली वहां पे क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी ऑपोजिट फेस आपका एडिशन फेस नहीं हो सकता है। इसे यहाँ पे 2 ऑपोजिट 4, लेकिन यहाँ पे 2 एडजेसेंट टू 4 दिया हुआ है, इसीलिए ये वाला गलत है। अगर कुछ डाइस ऐसा दिया हुआ है जहां पे भी आपका एडिशन फेसेस सॉरी ऑपोजिट फेसेस एडिशन बना के नहीं दिया है, इसका मतलब वही सही आंसर होगा, ठीक है। ये था कंप्लीट आपका क्या डाटा अबाउट डाइस, तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है ये। पहला पार्ट आपका बताया था डाइस एनालिसिस, जहां पे हम लोग को सर्च करना पड़ता था कि इसका ऑपोजिट क्या होगा, उसका ऑपोजिट क्या होगा। ये है दूसरा पार्ट जो कि डाइस फॉर्मेशन या फिर अनफोल्डेड डाइस क्वेश्चन, ये और बेसिकली यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम में आते रहते हैं। ये बेसिकली मैं जितना देखा हूं यूपीएससी क्वेश्चन में ये फॉर्मेट का क्वेश्चन ज्यादातर पूछते रहता है, ठीक है। तो ध्यान लगा के देखिएगा इसको, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका टोटल 15 या फिर 10 क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपको लास्ट, जैसे कि मैं डायरेक्शन टेस्ट पार्ट 3 में जो डाला था कि पीडीएफ, वैसे एक पीडीएफ डाल के क्वेश्चन आंसर उसका डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है। तब तक के लिए इसको ध्यान देना, समझना जरूरी है ये वाला, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो आपसे आपके हाथ से ऐसे ही चुटकी पे अगर 2 मार्क या फिर 3 मार्क चला जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना, बहुत इजी वाला पार्ट है, छोड़ना मत। और मैं ऐसे पहले ही बोला हूँ, रीजनिंग मींस मार्क फिचिंग सब्जेक्ट। एक बार आपको समझ में आ गया तो रूल्स यूज नहीं करना है, आपका फॉर्मूलाज यूज नहीं करना है, रटना भी नहीं है, सिर्फ देख के ही आंसर निकालना है, ठीक है। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, अभी कोरोना तो चल ही रहा है, सेफ रहिए, घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। कहीं पे भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे मुझे कुछ कमेंट आए हैं या फिर मुझे कुछ पर्सनल मैसेज आए हैं, उसका भी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी। वहां पे एक सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, वो मैं समझा दूंगा। ध्यान रखिए, अभी जो सिलोजिज्म क्वेश्चन बना आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वैसे ही टाइप का क्वेश्चन जो बैंक एग्जाम देते हैं उसके लिए, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद।